हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू फ्यूचर परफेक्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? माई सेल्फ प्रीति सिंह, योर एजुकेटर ऑफ जी एन करंट अफेयर्स। कैसे हैं सभी लोग? मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ सभी के लिए? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? आदि, विनोद जी कैसे हैं? रोहित, अजय, हाउ आर यू? वॉइस प्रॉपर आ रही है? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। रोहित कैसे हैं? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो कि कल हमारा कल जो न्यूज़ वाला सेशन है वो नहीं हो पाया था, संडे थी, थोड़ा आप लोग को ऑफ दे दिया था, है ना। तो आज वो न्यूज़ हम कवर करेंगे यहाँ पर। डोंट वरी, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 7 से 8 न्यूज़ हैं और हम इसको हाफ एन आवर 45 मिनट्स के पहले पहले न्यूज़ के और एमसीक्यूज़ एक साथ ही यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक है यहाँ पर एक प्रॉब्लम कि आप लोग को यहाँ पर पोल नहीं मिलेगा, बट डोंट वरी, आपको कमेंट बॉक्स अवेलेबल, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। ये आपका टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट आता रहेगा ऐसे ही। और बैचेस जो 30 मार्च से बैचेस आने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 30 मार्च को जो बैच आना है वहाँ पर मेरी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 6:30 PM पर स्टार्ट होगी और बैंकिंग अवेयरनेस का बैच होगा ये। अब ये बैच लास्ट बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का। इसके बाद हम यहाँ पर मिलेंगे 6:30 PM पर जनरल अवेयरनेस के साथ, जहाँ पर आप मुझसे जो भी स्टैटिक के टॉपिक पढ़ाने को बोलते हैं वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, राइट। तो ये सारे बैचेस, इन सारे बैचेस के लिए आपको इनरोल कर लेना है। 30 मार्च से न्यू बैचेस आ रहा है। एज यू ऑल नो कि एवरी वेडनेसडे न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं, तो आप सभी लोग एक्टिव रहिए। अनंत कैसे हो बेटा? ठीक है गाइस, तो आप सभी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सूटेबल बैचेस हैं उनके लिए आप एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी आपको देता आस्क डाउट फीचर बाय अनअकैडमी। इस फीचर को यूटिलाइज करके आपके जो भी डाउट्स होते हैं अपने एजुकेटर से आप क्लियर कर सकते हैं। प्राइस जो है वो बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, तो स्टडी टॉक को यूज़ करेंगे फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई भी क्वेरी कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझे 9721626839 पर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। @GA/प्रीति सिंह ये मेरी टेलीग्राम ID है। आप में से जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट की चाहत रखते हैं आप सभी मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं आपको गाइड करूँगी हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ड्यूरिंग दी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आप सभी बेझिझक मेरे से बात करिए। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट ये बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है। ओके, सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक। ओके, पहली न्यूज़ पर आते हैं। अब सुनो ध्यान से। न्यूज़ यहाँ पर आपको प्लस जैसा, मैं समझती हूँ कि प्लस जैसा आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यूट्यूब प्लस में होता ये है कि कई बार आपके कमेंट्स हमें प्रायोरिटी पर लेने होते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो कि आइकॉनिक यूज़र है तो हमें उसको प्रायोरिटी पर लेना होता है। बट यहाँ पर हमारा टोटल जो फोकस होगा, जो टोटल फोकस होगा वो किस पर होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पर होगा। आई नो दैट कि यहाँ आप लोग गायब हैं, मैक्सिमम बच्चे गायब हैं। हो सकता है कुछ को पता ही नहीं चला, कुछ लोग आए हों सुबह में उसके बाद में सो गए हों, लेकिन जो सोता है वो खोता, जो जागता है वही पाता, और आप जो जाग रहे हैं वही पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और ये रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जिसमें गुजरात ने दोबारा टॉप किया है। अगेन टॉप किया है गुजरात ने, ठीक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज हुई। इस रिपोर्ट का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 और इस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। जाहिर सी बात है, इन्होंने अगर टॉप किया है तो कोई तो ऐसा होगा जो सेकंड थर्ड नंबर पर होगा, बल्कि हम उससे ज़्यादा आगे तक जाएंगे। सेकंड थर्ड फोर फाइव कौन है सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो गुजरात की ये जो स्टेटस है ये फर्स्ट की है, टॉप किया है गुजरात ने। सेकंड पर कौन है? इस महाराष्ट्र है, थर्ड पर कर्नाटका है। ओके, सेकंड महाराष्ट्र एंड थर्ड पर कर्नाटका है। गुजरात की बात करें तो ये सेकेंड ईयर ऐसा है जब गुजरात ने कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड ईयर टॉप किया हुआ है। इसके पहले भी गुजरात ने टॉप किया हुआ था और इससे ये पता चलता है, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि एग्जैक्टली किस स्टेट का कैसा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और क्या परफॉर्मेंस है। मतलब समझना, हमारे देश की जो जीडीपी या हमारे देश की जो ग्रोथ है या हमारे देश की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो ही पिलर्स पे काम करती है। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा दैट मीन्स अपने देश को हम अर्न करके दे रहे हैं, है ना। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम सामान बाहर भेज रहे हैं, बाहर सामान भेजेंगे बेचेंगे, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? मनी मनी मनी, है ना।
और हमारे देश का फॉरेन रिजर्व भी इससे मेंटेन होगा। तो दैट मीन्स गुजरात जो है वो अपने देश के विकास में, अपने फॉरेन रिजर्व के मेंटेनेंस में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट की बात माने, थिंक टैंक की बात मानेगा, इस थिंक टैंक नीति आयोग को ही बोलते हैं, जो कि 2015 में आया था और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग यानी कि थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि गुजरात ने टॉप किया है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड पर कर्नाटका, फोर्थ तमिलनाडु, 5 हरियाणा, 6 पर यूपी है, यूपी भी आ गया लाइन में, है ना, 7 एमपी है, 8 पंजाब है, 9 आंध्र प्रदेश है और 10 पर तेलंगाना है। ठीक है, 10 पर ये टॉप 10 स्टेट्स है आपके जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में टॉप किया है। इसके अलावा कुछ और भी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय। इनकी जो रैंक है वो काफ़ी वर्स्ट रही है, मतलब टॉप पर ये रहे हैं, लेकिन वर्स्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय हैं। ये वर्स्ट रैंकिंग वाले, इनकी रैंकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं, मतलब इनके यहाँ पर इम्पोर्ट तो है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। अब वहां पर आप इजीली आंसर कर लेते थे, कमेंट्स आपकी तुरंत आ जाते थे, यहाँ पर भी सेम ऐसा होगा, बस कम डिस्टर्बेंस के साथ में, है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा, रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट को किसने रिलीज किया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा नीति आयोग ने रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिलीज की, इसमें किस राज्य ने टॉप किया है, इस रिपोर्ट में किस स्टेट ने टॉप किया है। ओके, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट बन सकता है नीति आयोग ने रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट को रिलीज किया, नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट ईयर बताइए, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है ये बताइए, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है ये बताइए, नीति आयोग के एमडी और सीईओ कौन है ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके इस न्यूज़ से बन सकते हैं, जिनको भी डिटेल में विद पोल ये सारे न्यूज़ करने हैं, सुबह 7:30 पर मुझे ज्वाइन किया करो। कल मैं क्लास नहीं करवा पाई थी, ना प्लस में ना स्पेशल में, दैट्स व्हाई टुडे वी आर हियर एंड बट अगर आपको रेगुलर ऐसे अपडेशन चाहिए, पोल के साथ चाहिए, आप मुझे रेगुलर बेसिस 7:30 पर ज्वाइन करिए। ठीक है, नाटो एक्सटेंडेड जेंस स्टोल्टेनबर्ग्स टर्म बाय अ ईयर। नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का जो टर्म है, जो कार्यकाल है, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये नाटो क्या है गाइस, चलो जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है गाइस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद करो, जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में मैं पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है, यूक्रेन जो है वो ईयू का मेंबर बनना चाहता है, और खासकर जैसे ही नाटो का मेंबर बनने की बात आई थी, वैसे ही रशिया ने यूक्रेन को धर दबोचा था, है ना। तो नाटो एग्जैक्टली जब आया था यहाँ पर, ये मान करके चलिए, मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी जो दुनिया है वो 2 गुटों में बटी थी, एक तो यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। ओके, तो ये जो मतलब नाटो एक ऐसा ग्रुप था जो 30 नेशंस का एक ग्रुप है, 30 यहाँ पर राष्ट्र हैं जहाँ पर अपना इंडिया नहीं है। यहाँ नाटो का पर्पस ये था, कहना ये था कि अगर हम में से हम जो 30 कंट्रीज हैं, हम 30 कंट्री में अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई तो बाकी जो 29 है वो उसकी ढाल बन करके खड़े होंगे। लेकिन आपने देखा यूक्रेन के साथ क्या हुआ है, तो हाथी की दांत खाने की और दिखाने की और। खैर, इसको हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर जब हम या फिर जब ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपनी न्यूज़ पर आते हैं। तो चलो नाटो की बात करते हैं। तो एक नाटो स्टेटमेंट आया नाटो से कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो है, इसने अपने सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग का जो टेन्योर है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और ये 1 साल बढ़ाकर कितना किया है, 30 सितंबर 2023 कर दिया। मतलब अब अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, तो 30 सितंबर 2023 तक आपका आंसर क्या होगा, सेम, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है,
ओके, नाटो कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रसेल्स में, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और दूसरे नाटो के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि स्टोल्टनबर्ग का जो टेन्योर है वो हम 1 साल के लिए और बढ़ा देंगे। ठीक है, स्टोल्टनबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2014 में ये फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, और इनका जो टर्म है वो एंड हो रहा है सितंबर 2021 में। सो ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया कि इनको अभी 1 साल का और हम एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। रिसेंटली नाटो ने अपने सेक्रेटरी जनरल का टर्म 1 साल के लिए और बढ़ाया है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? बताइए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नाटो ने रिसेंटली जेंस स्टोल्टनबर्ग का टर्म 1 साल के लिए बढ़ाया है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ स्टोल्टनबर्ग इन नाटो? एक और क्वेश्चन बनेगा, रिसेंटली नाटो ने जेंस स्टोल्टनबर्ग का टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? नाटो में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? क्या इंडिया नाटो का मेंबर है? आपको अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, इनमें से नाटो का मेंबर कौन नहीं है ना? तो अगर आपको वो 30 कंट्रीज के नेम पता होंगे जो मैंने कई बार बताया है, अगर पता होंगे तब तो आप सही करेंगे, वरना गलत कर देंगे। तो याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। अगर कई बार स्टेटमेंट पूछता है ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है नाटो के बारे में, तो जब भी आए कि नाटो का मेंबर इंडिया है, बोलना ऑलवेज गलत स्टेटमेंट। क्योंकि इंडिया का क्या कहना है कि हम किसी गुट में नहीं चलेंगे, हम गुट निरपेक्षता को फॉलो करेंगे। राइट, नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ये जो हुआ, इससे इंडिया की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा, चलो जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो अगर हम यूएन की रिपोर्ट की बात माने, यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। यूएन मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की, और इस रिपोर्ट में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2022 के लिए, इसको बताया है कि 2% से ये नीचे चली गई है। ठीक है, डाउनग्रेड हुई है बाई मोर देन 2% टू 4.6%। मतलब जो पहले आया था वो था 2%, और अभी क्या कह दिया कि ये 2% से लेकर के 4.6% तक डाउनग्रेड हुई है। ये जो डिक्रीज आया है ये क्यों आया है? जो जीडीपी पर ये बुरा असर आया है ये क्यों आया है? जो ऑनगोइंग वॉर है यूक्रेन और रशिया का, उस वजह से ये जीडीपी में गिरावट देखी जा रही है। नई दिल्ली ने एक्सपेक्ट किया है कि हम जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एनर्जी एक्सेस को लेकर के, प्राइसेस को लेकर के, वो हमें फेस करना है। साथ ही साथ में ट्रेड सैंक्शंस को भी देखना पड़ सकता है, फूड इन्फ्लेशन भी आ सकती है, और जो पॉलिसीज है उसको भी और ज़्यादा टाइट किया जा सकता है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं 2-3 दिन पहले, मतलब ये मान के चलिए 2-3 दिनों से हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे थे, और पेट्रोल जबकि कहीं पर ख़त्म नहीं होता था हमारे, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन 3 दिन लगातार एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है और वहाँ पर पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं था। तो ये अब देखो, कोई चीज़ अगर अनअवेलेबल होगी, भाई जाहिर से बात है कि उस चीज़ के प्राइजेस बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बताया ना कि इन्फ्लेशन का क्या रूल होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर सप्लाई डाउन हुई है ना, और डिमांड उसकी एज इट इज़ है या और बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या होता है, यही तो इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। लेने वाले 10 हैं, सामान 2 हैं, तो जाहिर सी बात है जो सामान पहले 5 का था आज वो 10 में होने में देर नहीं लगेगी, है ना? तो ये सारी सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा। रिसेंटली रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया की जीडीपी को यूएन ने कितना % तक डाउनग्रेड किया है? बताइए कितनी, बताइए, ये नहीं पूछा गया कितना % तक डाउनग्रेड किया, ये पूछा गया, बताइए।
अगर अभी तक आपने फ्यूचर परफेक्ट को अपना प्यार नहीं दिया, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। जैसे आप मेरी प्लस क्लासेस को वैल्यू करते हैं, जैसे प्लस क्लासेस को आप प्यार देते हैं, ठीक वैसे ही मेरे इस एफर्ट को भी आप सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली हम मिल करके सिलेक्शन लेंगे। देखो, रशिया चर्चा में आया तो रशिया की कैपिटल क्या है ये एक बार बता दो, रशिया की करेंसी क्या है ये बता दो, रशिया के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है ये बता दो। सेम ये स्टैटिक फैक्ट आप यूक्रेन के भी लर्न रखेंगे। एक और बात, नेक्स्ट कोई भी एग्जाम देने जाओ, कैपिटल, करेंसी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे आपके टॉपिक में है ना, तो रशिया और यूक्रेन के स्टैटिक फैक्ट जरूर याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनॉग्रेट किया है आरबीआईएच को बेंगलुरु में। आरबीआईएच को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, ठीक है। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के, अपन को 25वें गवर्नर बोलो 26वें गवर्नर बोलो, दोनों ही यही हैं। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को बेंगलुरु में थर्सडे में इनॉग्रेट किया था। इसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो कितनी है, 100 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, जो इनिशियल कैपिटल है आरबीआईएच की, मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की, जो स्टार्टिंग कैपिटल है या इनिशियल कैपिटल है वो 100 करोड़ की है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होगा, बेसिकली जो फाइनेंशियल इनोवेशन है उसको बढ़ाने के लिए, नाम ही लिखा हुआ है ना इनोवेशन हब, तो फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ाने के लिए आरबीआईएच को स्टैब्लिश किया गया है बेंगलुरु में। अब इसको अगर स्टैब्लिश किया गया है तो कोई तो इसको लीड कर रहा होगा, तो यस, अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई इस हब को लीड करेंगे इंडिपेंडेंट बोर्ड के साथ में, और जहां पर सेनापति गोपाल कृष्णन जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिक के और भी जो नोटेबल पीपल होंगे उनको यहाँ पर एज मेंबर चुना जाएगा। आरबीआईएच को स्टैब्लिश किया गया है सेक्शन 8 बिजनेस अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 जो है उसके तहत आरबीआई का आरबीआईएच एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। आरबीआईएच चर्चा में आ गया तो आरबीआईएच को एस्टैब्लिश किया गया सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, और आरबीआई के गवर्नर ने इसको इनॉग्रेट किया। तो आरबीआई के गवर्नर है कौन, मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। मिस्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1935 है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ है। आरबीआई आया था आरबीआई एक्ट 1934 की वजह से, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 1949, ठीक है। एट प्रेजेंट आरबीआई के बोर्ड मेंबर कितने, 21, जिसमें 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर हैं। ये सारे फैक्ट आपको एकदम फिंगर टिप पे रखने हैं, कभी भी कहीं भी आए तो तुरंत सही आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट, ओला ने अक्वायर किया है नियो बैंक को ताकि फाइनेंस को अवेल किया जा सके। अच्छा, नियो बैंक क्या है, किसी को पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो बैंक? नियो बैंकिंग क्या है या नियो बैंक क्या है, कोई बता सकता है? ओला ने, जो कि एक इंडियन राइड हेलिंग स्टार्टअप है। ओला क्या है, ओला से आप जाते हो ना, ओला से आपको कैब्स मिलती हैं, है ना, आपको बाइक्स भी मिल जाती हैं, ओला बाइक्स, ओला कैब्स, जिससे आप इजीली बिना अपने पास 4 व्हीलर हुए, बिना अपने पास बाइक हुए आप टाइमली कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, राइट। तो ओला ने क्या किया है, ओला जो कि एक इंडियन राइड हेलिंग स्टार्टअप है, इसने नियो बैंक को चूज किया है ताकि ये फाइनेंस को अवेल कर सके, ठीक है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं गाइस, तो फिलहाल के लिए ओला ने अपने एग्रीमेंट के जो फाइनेंशियल टर्म्स है उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया है। बस यहाँ पर ये बताया गया है कि 9% का शेयर है इस फाइनेंस को अवेल करने के लिए, ठीक है। मनी कंट्रोल की बात करते हैं तो मनी कंट्रोल जो है, यहाँ पर जो ये डील जो क्लेम हुई है वो $50 मिलियन के साथ क्लेम हुई है,
ओला की बात करते हैं तो ओला फाइनेंस को अवेल करने के लिए ये स्टेप ले रहा है। अब नियो बैंकिंग का जो गोल है वो क्या है? नियो बैंक को आप क्या कह सकते हो कि अ टाइप ऑफ डिजिटल बैंक, मतलब ऐसे बैंक्स जिनकी अपनी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं बट स्टिल वो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के बैंक को हम नियो बैंक बोलते हैं। और नियो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को हम नियो बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा ये ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली नियो बैंक को फाइनेंस सर्विस अवेल करने के लिए किस राइड हेलिंग स्टार्टअप ने अक्वायर किया है? बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट की हिस्सेदारी का मालिक बना है ओला। दूसरा, व्हाट इज द डील अमाउंट ऑफ दिस एग्रीमेंट। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। प्लस क्लासेस की टाइमिंग्स देख लीजिए, 7:30 AM एंड 6:30 PM। स्पेशल क्लास 12 PM होती है लेकिन आज 11:15 AM पर है। और यूट्यूब सेशन आपका 10 PM होता था लेकिन आज इस टाइम पर है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये टाइम सुटेबल लगता है तो रात में मैं आपको नहीं चाहूँगा, मैं इसी टाइम आपकी क्लास करवा दिया करूँगी डेली बेसिस। ठीक है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज इवनिंग 6:30 पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे और साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट, AAI एंड BEL ने कोलैबोरेशन किया है और मिलकर डेवलप कर रहे हैं इंडिजिनस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आप कहोगे मैम ये AAI क्या है? आई, हाँ बिल्कुल आई है, लेकिन कौन सा आई है ये भी सुनो। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI मतलब A फॉर एयरपोर्ट्स, A फॉर अथॉरिटी एंड I फॉर इंडिया। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU, एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं और ये जो सिग्नेचर हुए हैं ये BEL के साथ हुए हैं। ठीक है, BEL क्या है गाइस? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है BEL, जिसका फुल नेम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो गाइस एक जॉइंट इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप किए जाने की बात हो रही है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के, ताकि जो सरफेस मूवमेंट है एयरक्राफ्ट की या एयरपोर्ट्स पे अक्रॉस जितनी भी सरफेस मूवमेंट्स है कंट्री में उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, BEL की अगर हम बात करते हैं तो BEL कोलैबोरेट किया है AI के साथ में, ताकि सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके विद द एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सर्विलांस सिस्टम है जो कि मैनेज करता है एयर ट्रैफिक को एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, पूछ सकता है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ASMGCS, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है। टू मैनेज द एयर ट्रैफिक एट द एयरपोर्ट्स एंड इन सिविल एंड इन इंडियन सिविल एरोस्पेस। ठीक है, बेसिकली देखो, आपको कई बार आपने देखा होगा, कई बार किसी मूवी में भी सीन देखा होगा कि हमारा जो प्लेन है वो आ चुका है बट हमें लैंडिंग के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, कहाँ पर कैसे लैंड करें। ऑलरेडी वहाँ पर जो जितने भी एयरक्राफ्ट है वो लगे हुए लाइन में, तो हम कैसे करें, है ना। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक होता है, ठीक वैसे ही एयर ट्रैफिक भी तो होता है। तो एयर ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए और जो भी पैसेंजर्स हैं उनको सेफ जर्नी देने के लिए, या जो भी लोग सिविल एयरोस्पेस में हैं या बेसिकली एयरपोर्ट से रिलेटेड है, उनका काम थोड़ा सा और आसान करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? रिसेंटली AAI ने किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिजिनस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, रिसेंटली AAI ने BEL के साथ मिलकर एक सिस्टम को डेवलप किया जो कि काम करेगा एयर ट्रैफिक मैनेज करने का। आपको ये बताना सिस्टम का नाम क्या है? तो सिस्टम का नाम याद रखेंगे, एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, BEL के स्टैटिक फैक्ट एंड फुल फॉर्म, AAI का स्टैटिक फैक्ट एंड फुल फॉर्म, ये तो आपको हर हाल में करना ही करना है। नेक्स्ट, फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को ज्वाइन किया है।
रजनीश कुमार के बारे में सभी जानते होंगे। ये एसबीआई के चेयरमैन थे, जिनकी जगह पर अभी दिनेश कुमार खारा काम कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्मर चेयरमैन है ये एसबीआई के। इन्होंने एसबीआई का ये जो इनका पद है वो इससे ये रिटायर हुए थे 2020 में। 2020 में ये इन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ा था, या कह सकते हैं उनको रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद ये कई सारे जगहों में इन्होंने काम किया। ये HSBC एशिया डिवीज़न हांगकांग में काम कर चुके हैं एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। साथ ही साथ में सीनियर एडवाइज़र के रूप में ये बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया में काम कर चुके हैं। एंड कंसल्टेंट के रूप में ये कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स में भी काम कर चुके हैं। रजनीश कुमार की बात करें तो उन्होंने कई सारे बोर्ड्स में अपनी सर्विसेज दी हैं, जिसमें HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटो कॉर्प एंड भारत पे, इन सभी में इन्होंने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एसबीआई की जो पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, इन्होंने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट है क्या, भी तो पता होना चाहिए गाइस। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स है ये बेसिकली। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इसको ज्वाइन किया है जो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार जी, उन्होंने। ठीक है, अगर डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करें तो ये बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है बिजनेस डिसीजन मेकिंग डेटा या फिर एनालिटिक्स के लिए या फिर रेटिंग सिस्टम के लिए, ऑलमोस्ट फॉर 180 ईयर्स। ठीक है, सॉरी ऑलमोस्ट फॉर 8 ईयर्स करिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, 180 सालों से ये अपनी सर्विसेज दे रहा, मतलब जो भी डेटा या जो भी एनालिटिक्स आपको चाहिए या रेटिंग, मतलब ये समझ लो किस तरीके से काम कर रहा, समझना। जैसे कोई ग्रुप है, कुछ बच्चों का ग्रुप है जो कह रहा है कि ये टीचर अच्छे वो टीचर अच्छे, तो एक ऐसा ही ग्रुप है जो 180 सालों से कह रहा है कि ये बिजनेस अच्छा वो बिजनेस अच्छा, ये इस बिजनेस में ये डेटा एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे करके कुछ बोलते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर लो, कुछ बोलते हैं कि यार सिविल कर लो, कुछ बोलते हैं कि यार मैकेनिकल कर लो। तो ये भी कुछ आपको ऐसे डेटा प्रोवाइड करेगा, कुछ ऐसी रेटिंग प्रोवाइड करेगा, और उस अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आप क्या बिजनेस या किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, मतलब इस तरीके के काम है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान सुनना। रिसेंटली किसने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को ज्वाइन किया है, बताइए इनमें से किसने ज्वाइन किया है। सेशन को जो लाइक नहीं करेगा उसको बहुत पाप पड़ेगा। देखो हम कहते हैं मैम हमारे पास कई बच्चे ऐसे जो कहते हैं मैम हमारे पास प्लस नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमें प्लस चाहिए। फ्री में आपको यूट्यूब पे न्यूज़ करवाई जा रही है और आप सभी मतलब मैक्सिमम बच्चे गायब हैं, फिर न्यूज़ छूट जाएगी, फिर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, फिर आपकी परफॉर्मेंस बेकार होगी, और फिर आप क्या बोलेंगे कि मैम मैं बहुत डीमोटिवेट हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। मैं चाहती तो इस सेशन को इग्नोर कर सकती थी, छोड़ सकती थी, ठीक है जाने दो, एक दिन की न्यूज़ नहीं करवाई तो क्या, मैं MCQs में करवा दूँगी, बट स्टिल आई एम हेयर ताकि आपकी न्यूज़ नहीं छूटे और आप लोग अपनी ही चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं ना। देखो अजय को कितना मज़ा आ रहा है, अजय किस बात पे, कुछ डांट खाने पे मज़ा आई है या न्यूज़ ज़्यादा अच्छी लग गई। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, हाँ वही चीज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। बात ये ना, देखो बात क्या है, वहाँ पर पैसा जाता है, उस सेशन की अहमियत पता है, तो वहाँ पर 150 ऐसे करके मेंटेन रखते हैं बच्चे। यहाँ पर पैसा नहीं जाता ना, फ्री में अगर कोई अमृत भी बांटे तो लोगों को लगता है अरे बेकार है, किसी काम का नहीं है। यही फैक्ट है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो कि प्रोवाइड करेंगे जो भी स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स होंगे या जो भी डिफेंस स्ट्रैटेजी के मैटर्स होंगे उसमें अपनी एडवाइस करेंगे। डिफेंस सोर्सेज की बात माने तो ये कोलैबोरेट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में,
और इनका जो रोल होगा वो बेसिकली ऐसा होगा कि स्ट्रैटेजिक इनपुट क्या होने चाहिए, जो भी डिफेंस स्ट्रैटेजी के मैटर्स है उसको हमें कैसे हैंडल करना, वो सारा एडवाइज करना वो इनका काम है ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी के बारे में, तो ये बेसिकली रिटायर हैं आर्मी से। 2018 जनवरी में ये रिटायर हुए थे। इन्होंने मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी सर्विसेज दी हैं। 2021 की बात करें अगर, तो 2021 अक्टूबर तक इन्होंने अपनी सर्विसेज जो पीएम ऑफिस है वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बताइए। वही चीज़ है ना प्रभात, फ्री में क्लास मिल रही है तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, जिनको है वैल्यू वो है यहाँ पर, जिनको नहीं है वो उनका बैड लक है, मैं यही मान के चलती हूँ। बस एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। न्यूज़ ओवर है, एमसीक्यूज में यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग पोल में, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, Which organization recently signed an MOU with the Tata Steel and also signed an LOI with BASF Chemicals India for scientific operations and partnership? एक LOI और एक MOU साइन हुआ है, बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आनंद, ट्राई किया ऐसी चीज़ें आप लोग को मिलती रहे। मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन ब्लैंक फ्रॉम 5 years फॉर स्टार्टअप टू कन्वर्ट डेट इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी। ए, सभी ए कह रहे हैं और सभी का गलत है, और सही जवाब यहाँ पर है 10 years, यानी कि डी। यहाँ पर क्या होगा गाइज, 10 year, ठीक है, 10 year to 10 year from 5 years, ठीक है। नेक्स्ट, in which place the Ministry of Youth Affairs and Sports recently set up India's first ever Sports Authority of India National Center of Excellence to train athletes in mountain terrain, biking and bicycle motocross, बताइए। देखो, अगर पोल के साथ ही ये क्वेश्चंस करने हों तो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है उसको कल मॉर्निंग में न्यूज़ के बाद करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोल है नहीं और मुझे पता आप लोग को पोल में ही क्वेश्चंस करने समझ में आते हैं। जैसा आप लोग बोले वैसा आप लोग को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। करेक्ट आंसर है शिमला हिमाचल प्रदेश, सभी के आंसर गलत आ रहा है। बताओ, RBIS को बेंगलुरु कर्नाटका में इनॉग्रेट किया है, अभी बताया था मैंने आपको इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं। डी, अरे कृष्ण गोपाल कृष्णन है ना, इनका सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन नाम लिखा हुआ था, याद करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिसेंटली पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, बताइए। कल करवाया जाए, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है। और विद पोल ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक्यूरेसी चेक करते हुए, स्पीड चेक करते हुए, तो कल सुबह मुझे 7:30 पर मिलना। कल नए वाले न्यूज़, नए वाले MCQs प्लस ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी, ICICI बैंक। तो फिर मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पोल के साथ ही समझ में आता है, ये क्वेश्चंस मैं आपको पोल के साथ करवा दूँगी कल। सभी लोग यही कहना चाह रहे हैं, एक बार मुझे सभी कमेंट्स में बता दो, नहीं तो मैं यहीं पर करवा दूँगी। कमेंट्स आप लोग कुछ लेट आ रहा है मैं देख रही हूँ, और इससे आप लोग थोड़ा सा लगे कि यार क्वेश्चन तुरंत पढ़ ले रहे हो, आंसर नहीं जा रहे हैं, फिर पोल नहीं है, ये है वो है, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको कल विद द न्यूज़ करवा दूँगी, नए वाले न्यूज़, नए वाले MCQs प्लस ये क्वेश्चंस। और अब हम मिलेंगे 11:15 पे, जहाँ पर आपको मैं
डेली बेसिस रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। जिनके पास प्लस नहीं है खासकर वो लोग वहाँ मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। 11:15 इन द स्पेशल क्लास, ओके। बाय बाय, टेक केयर गाइस। इसका आंसर देख लो, सही जवाब है डी, प्रलय मोंडाल। ये न्यूज़ में पढ़ाया था कि इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सीएसबी बैंक ने 3 मंथ्स के लिए प्रलय मोंडाल को अपॉइंट किया है, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है निशांत, आई विल शेयर द पीडीएफ। एंड वन मोर थिंग, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। किसी को प्लस लेना है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के लिए 9721626839 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड, इसको यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है या मेरे कोर्सेज़ के लिए इनरोल नहीं किया तो बिल्कुल गाइस लेट मत करिए, है ना। हाँ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं समझ रही हूँ। या अभी वाली जो स्पेशल क्लास है ना 8:15 वाली, वहाँ पर करवा दे रही हूँ। 8:15 वाली जो स्पेशल क्लास है वहाँ पर करवा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ सब लोग, ये वाले क्वेश्चन पहले करवा दूँगी, ठीक है। फिर पीडीएफ शेयर कर दूँगी, चलेगा। और भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पर करवा दूँगी, है ना। कुछ रिवीजन के होंगे प्लस नए वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक लगी हुई है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और